हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आज हम अपने क्लास की ओर। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक खालिस्तान में स्थित है। अटलांटिक में या आर्कटिक में? राइट आंसर हो गई ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री पर्वत का राष्ट्रीय स्मारक है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जैसे हो गया हमारा समुद्री तट। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अरब सागर। इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक ऐसे ड्रॉ करें तो हमको कहाँ दिख रहा है? अरब सागर हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर स्थित है हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है अरब सागर। फिर देखिए भारतीय द्वीप लक्षद्वीप, ये कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पर मिलेगा आपको? लक्षद्वीप मिलेगा इधर अरब सागर में स्थित है। और जो जावा गर्त है ना, जिसे हम सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, वो हमको कहाँ मिलेगा? हिंद महासागर के गहरे गर्त में स्थित है सुंडा गर्त। लाल सागर है वो लाल सागर दक्षिण में अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है और उत्तर में ये क्या करता है? स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से ये जुड़ा हुआ है। फिर देखिए विभाजन के दौरान भारत का खालिस्तान उत्पादक एक बड़ा भूभाग है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था कपास। ठीक है, कपास जो है विभाजन के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जूट के लिए हमें कैसे मृदा चाहिए होती है? जूट के लिए हमें जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। और कपास के लिए रेगुर मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। इसमें क्या होती है? तो इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होती है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही साथ इसमें जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। और गर्मी के दिनों में ये काली मिट्टी क्या होती है? स्वतः ही फटने लगती है, इसमें दरार आने लगती है। ठीक है, काली मृदा में क्या होती है? स्वतः ही दरार आ जाती है। भारत में कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है और महाराष्ट्र। और कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी को क्या माना जाता है? आदर्श माना जाता है। वर्षा कितनी होनी चाहिए इसके लिए? 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त होती है। और सूरजमुखी की खेती के लिए रेगुर मिट्टी अति उत्पादक मानी जाती है। रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही हम किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और जूट उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? जलोढ़ मृदा। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के परस्पर क्रिया से बनते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण तथा दक्कन पठार के उत्तर में ये स्थित है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी प्रमुख सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मृदा से इनका निर्माण होता है। फिर उत्तर भारत का मैदान 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक तो होता है भाबर। ठीक है, जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको कहा जाता है भाबर। तराई क्या होता है? जो दलदली वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। और बांगर क्या होता है? बांगर नदियों के द्वारा जो लाई गई अवसाद होती है, ठीक है, उनको ही क्या करती है? अपने आसपास में जमा कर देती है। तो पुरानी जो अवसाद होती है उसको हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और खादर क्या होता है? द्वारा बहाकर लाई गई जो नई अवसाद होती है जो नदी के किनारे आसपास में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम खादर। ये खादर क्या होता है? काफ़ी उपजाऊ होती है ना, नई जलोढ़ मृदा होती है। और ये जो पुरानी वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। ठीक है, पुरानी वाली को भांगर, न्यू वाली को क्या कहते हैं? हम खादर कहते हैं। फिर देखिए यह उत्तरी मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितनी? तो 3200 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? ध्यान से देखिए, यह दक्कन जाल के साथ पाया जाता है, यह तो बिल्कुल सही है। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। यह मिट्टी अत्यधिक नमी धारण करती है। काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। गर्म के मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। गर्मी के दिनों में इसमें दरारें पड़ जाती है, यह स्वतः फटने लगती है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, यही ऑप्शन गलत है। इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एवं जैव तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है।
काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इस ज्वालामुखी के लावा से इनका निर्माण होता है। इस मिट्टी को क्या कहते हैं? हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। यह अपने आप गर्मी के मौसम में फट जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो दक्कन ट्रैप में है ना, गुजरात है, और जो महाराष्ट्र है उस हिस्से में ये पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इस मिट्टी को किस नाम से? रेगुर मिट्टी या फिर इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? ये तरंगित स्थलाकृति के कारण या सह्याद्री की हवा की दिशा में किनारे पर स्थित होने के कारण। सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। ठीक है, पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। तटीय स्थित, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, जो गोवा का ये क्षेत्र है इसको हम कौन से तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो तटीय स्थिति है इसके कारण यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं यहाँ के तापमान की सीमा और मौसम आवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं। जो समुद्री तट के समीप स्थित क्षेत्र हैं ये आसपास है ना, जैसे कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, कर्नाटक, ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सभी कौन से हिस्से हैं? ये तटीय हिस्से हैं। और इस तापीय विषमता बहुत कम होती है। समुद्र तट के समीप स्थित जो क्षेत्र है वहाँ पर तापीय विषमता कम होती है और इसके चलते यहाँ पर क्या होती है? तो समकारी तापमान बना रहता है। और जो लंबी तट रेखा वाली जो बड़े तटीय क्षेत्र हैं वहाँ एक समान जलवायु बनी रहती है। यहाँ की जलवायु कैसे रहती है? एक समान बनी रहती है। और कोंकण समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो तापमान है उनकी चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का ये सामना नहीं कर पाते हैं। अगर हम इनके विपरीत देखें तो समुद्र तट से दूर है ना, जो समुद्र तट से दूर जो आंतरिक भाग के क्षेत्र हैं वे समुद्र के क्या होते हैं? ये समकारी प्रभाव से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए वे क्या कर सकते हैं? वहाँ के तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का वे सामना कर लेते हैं। और जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वे नहीं कर पाते, जैसे ये हिस्सा हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ठीक है, गोवा का हिस्सा हो गया। जैसे इधर का हम देखें, इधर मध्य प्रदेश है ना, छत्तीसगढ़ है, ये क्या है? समुद्र तट से काफ़ी दूर है। और समुद्र तट के आसपास के जो हिस्से हैं वे क्या कर सकते हैं? मौसमी आवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं। और जो समुद्र तट से दूर क्षेत्र हैं वे मौसम आवर्तन का सामना करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है? 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर घाटी को क्या करती है? ये बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। माना दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारालाचला दर्रा या जोजिला दर्रा? आंसर होगा इसका बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा लघु हिमालय पीर पंजल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और पर्वतीय दर्रा है जो क्या करती है? कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से ये जोड़ती है। माना दर्रा कहाँ पर मिलेगा? ये माना दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है, यह क्या करती है? तिब्बत को जोड़ती है, ठीक है, चीन की सीमा पर स्थित है यह दर्रा, उत्तराखंड को तिब्बत से ये जोड़ती है। और बारालाचला दर्रा ये लेह मनाली हाईवे पर स्थित है। लाहौल को किससे जोड़ती है? ये लद्दाख से जोड़ती है बारालाचला दर्रा। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये सबसे अधिक कौन से है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल पर निर्माण 3 आधारभूत तत्वों और संगठकों गैस जो जलवाष्प और क्या करती है? एरोसोल से हुआ है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा है 20.8%। तीसरे नंबर पर बारी आती है आर्गन की। आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.9% है। फिर चौथे नंबर पे बारी आती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वायु दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक हवा में पाई जाती है। खालिस्तान मेसोपास के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान बढ़ता है। राइट आंसर होगा इसका थर्मोस्फियर, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका थर्मोस्फियर।
मेसोपास के ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल परत थर्मोस्फीयर है, या इसको हम क्या कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है और इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में की तीव्रता में वृद्धि होती है। जैसे हम क्षोभमंडल पर होते हैं, ठीक है, और ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। इसी तरह आप देखे होंगे हिल्स जो होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, हिली इलाका होता है, वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ जमने लगती है, क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। लेकिन जब थर्मोस्फीयर वायुमंडल पर हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान की तीव्रता में वृद्धि होने लगती है। मीसोस्फीयर मध्यमंडल, यहाँ पर उल्कापिंड आकर चलने लगते हैं। सम तापमंडल के ठीक ऊपर पर स्थित होता है मीसोस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, तापमान में कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, तापमान में कमी होती है और थर्मोस्फीयर में जाने पर क्या होती है, तापमान बढ़ने लगती है। ऊंचाई के साथ साथ जाने पर तापमान बढ़ने लगती है। ओजोन परत, ठीक, ओजोन परत है वो समतापमंडल पर स्थित है। ओजोन परत कौन कहाँ पर स्थित है, समतापमंडल पर स्थित है। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों के कारण कौन सा जो संसाधन वो पाया जाता है, सोना, बॉक्साइट, पेट्रोल। आंसर होगा पेट्रोलियम। खनिज तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान सेल से होता है। भारत में असम है, गुजरात है, राजस्थान, ये प्रमुख पेट्रोलियम भंडारण क्षमता वाले राज्य हैं। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी चट्टान को हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। पृथ्वी से जब लावा बाहर निकलती है, ज्वालामुखी फटती है तो लावा बाहर निकलती है और ये बाहर क्या करती है, लावा आकर जमा होने लगती है। तो कुछ अंदर जमा होती है, कुछ बाहर आकर जमा होती है। जो बाहर आकर जमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और यही आग्नेय चट्टान अपक्षय और निक्षेपण, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होती है, ये अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट भूपर्वती ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, ये ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हुई है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। इस पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक परत से निकलने वाली चट्टानें मैग्मा के क्रस्ट के ऊपर उठने और ढेर के रूप में जमने से हुआ है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की ये सबसे ऊंचा पर्वत है। इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 5895 मीटर की है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, स्ट्रोम्बोली इटली में मिलेगा, एटना इटली में है और ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना में। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल श्रेणी हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। निम्नलिखित में से किस एक और नाम से इस बीन को जाना जाता है, उत्तरी पर्वत श्रेणी, आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या फिर बाह्यतम हिमालय। राइट आंसर होगा लघु हिमालय। वृहद हिमालय के दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय है। ठीक है, सबसे पहले आएगा वृहद हिमालय, उसके नीचे है लघु हिमालय। सबसे पहले आएगा ग्रेटर हिमालय, जिसको महान हिमालय या वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद वृहद हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है, लघु हिमालय। ठीक, इसके दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसको हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय को महान हिमालय या इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में समतल संरचना अनुदैर्घ्य घाटियाँ कई प्रकार की है, जो पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के रूप में जानी जाती है। ये अनुदैर्घ्य घाटियाँ यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर निर्मित हुआ है। कोटली दून तथा
पाटलिपुत्र लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।